देखिए, आप सभी ने एक समय चुना होता है अपनी तैयारी के उस दिन का जिस दिन आपको लगेगा कि आप सिलेक्ट होगे या आप चयनित होगे। आपने 2022 में भी तैयारी चालू की थी, तो 2023 को आपने लक्ष्य बनाया था और आज हम 2023 में आके खड़े हो गए। 2023 में भी तैयारी आरंभ करोगे तो 2024 आपका लक्ष्य बनेगा। 2024 को लक्ष्य बनाओगे तो 2025 आपका लक्ष्य बनेगा। 2025 जब आप तैयारी शुरू करते हैं उसके अगले साल, कई बार 2022 में तैयारी करने वाला बच्चा ऐसा भी होता है कि उसकी एज और अभी एक तरीके से क्वालिफिकेशन है वो 2024 में पूरी होती है, 2025 में पूरी होती है या 2026 में पूरी होती है। अलग अलग सबका हो सकता है। आप चलना कब से शुरू कर रहे हो, ये सबसे बड़ा विषय है। कुछ लोग आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत पहले चल चुके होंगे। उनकी यात्रा 2021 में शुरू हो गई होगी, 2020 में शुरू हो गई होगी। और देखिए, ये वर्ष है, आपका कैलेंडर बदल रहा है। 2022 का कैलेंडर बीत गया, 2023 का कैलेंडर चल रहा है, 2023 का कैलेंडर भी बीत जाएगा, 2024 का कैलेंडर आ जाएगा। मुद्दा है कि जो गोल आपने तय किया है उसको किस कैलेंडर में आप प्राप्त करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत सारे प्रयास आपके असफल हो गए। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है। आप देख रहे हैं, यहाँ पे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट कर रहे हैं और कहीं जाकर के आपको ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से, यदि प्रयास करते रहोगे तो आप सफल भी होगे। एक बार असफल हुए, एक बार असफल हुए, फिर असफल हुए, फिर असफल हुए, लेकिन कभी ना कभी तो आप लक्ष्य तक पहुंचोगे, ये बात तय है। तो मेरा दो जो परीक्षा को लेकर के, एक तो जो 2023 के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, मैं चाहता हूं कि एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या 2023 का आप एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर आपने 2024 का मन बना रखा है। आपका कैलेंडर ईयर 2023 है या 2024 है, दोनों चीजें हो सकती हैं। दोनों कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं। और 2023 वालों को अब क्या करना चाहिए और 2024 वालों को क्या करना चाहिए, दोनों के लिए राइट समय है, दोनों के लिए सही समय है। क्योंकि अभी भी आईएएस और यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो समय बचा हुआ है वो 100 दिनों से ज्यादा का समय है। और 100 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं। आज मैं एक चीज आपको बताता हूं, शायद आप लोग इस चीज को समझ जाओ तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। मैं एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक आप लोग के अंदर जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 2023 में जो एग्जाम आपके हैं, ये दो मैं आपके एग्जाम लिख देता हूं। एक आईएएस का एग्जाम है, एक यूपीपीएससी का एग्जाम, ठीक है। और भी एग्जाम है, एमपी वालों का भी एग्जाम है, आपका एमपीपीएससी का भी एग्जाम है। बाकी बीपीएससी और सीजीपीएससी, 68 बीपीएससी और सीजीपीएससी, सीजीपीएससी आरएएस का भी हो सकता है, क्योंकि 2023 में आएंगे एग्जाम आपके, आरएएस का भी एग्जाम आएगा। बट मैं दो एग्जामों को लेकर चल रहा हूं। पहला ये एग्जाम आपका 28 मई को एग्जाम है। दूसरा एग्जाम जो आपका ये है, ये आपका है 14 मई को। ये दो डेट सीट आपकी आ चुकी हैं और एग्जाम कैलेंडर तय हो चुके हैं, एग्जाम भी समय से होंगे। 68 बीपीएससी आपका 12 तारीख को हो रहा है, 12 फरवरी को। और सीजीपीएससी भी आपका 12 फरवरी को हो रहा है। और एमपीपीएससी संभवतः ये भी मई में है एग्जाम आपका, ये भी मई को एग्जाम है ना। अब समझिएगा 2024 वाले जो बच्चे हैं, अब इनके लिए समयावधि, इसके लिए लगभग 120 दिन बचे हुए हैं अभी से। आज से देख लें, ये टाइम पीरियड कम ज्यादा होगा। इनके लिए 106 दिन अभी बचे हुए हैं। ये ये बिल्कुल दहलीज में आ चुके हैं एग्जाम। और एक चीज समझिए, जो रणनीति होती है हर एक बच्चे के हिसाब से अलग अलग होती है। रणनीति एक जैसे नहीं हो सकती है, पहली बात तो ये समझना है। आप एक शिक्षक से, एक टीचर से, एक मेंटर से, आज इस सेशन से आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि रणनीति कैसी होनी चाहिए। पर आपको अपनी रणनीति खुद बनानी पड़ेगी। कोई आपको ऐसा नहीं हो सकता कि रेडीमेड रणनीति मिल जाएगी। एक तो बच्चे के हिसाब से भी अलग अलग रणनीति होती है, स्टूडेंट की कैपेसिटी के हिसाब से भी रणनीति अलग अलग होती है। मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, दूसरे का बहुत बुरा है, तो आपको फोकस कहां करना चाहिए और उसको फोकस कहां करना चाहिए, बिल्कुल अलग अलग चीज है। आपका वीकनेस क्या है और दूसरे का स्ट्रेंथ क्या है, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, दूसरे की वीकनेस क्या है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। और ये आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। तो आपको सिर्फ ये समझना कि रणनीति बननी कैसी चाहिए और फिर बनाना अपने हिसाब से। कट कॉपी पेस्ट कोई भी रणनीति का नहीं करना होता है। दूसरा, आपका पढ़ने का एक तरीका भी है।
किसी को पढ़ने का तरीका एक पसंद है, कोई बी तरीका पसंद करता है, कोई सी तरीका पसंद करता है। आपको जिसमें ज्यादा बेहतर समझ में आ जाए वही तरीका बेस्ट होता है, वही सर्वोपरि होता है। ये भी नहीं होता कि आप 50 तरीके लेकर के चलेंगे और 50 आपको समझ में आ जाएंगे, संभव ही नहीं है। आपका इन्वायरमेंट, किस इन्वायरमेंट पे रह रहे हो वो भी अलग अलग होता है। आप हो सकता है घर पे रह रहे हो, एक बच्चा लाइब्रेरी पे जाके पढ़ रहा है, एक बच्चा क्लासेस में जाके पढ़ रहा है, तो पर्यावरण भी आपका अलग अलग है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपको रणनीति अपने अकॉर्डिंग बनाना है, और रणनीति एक बार बैठ करके बना लेना है और बीच बीच में उसका रिव्यू करना है। वर्कशॉप सेशन रिव्यू का काम करते हैं कि आप जो रणनीति बना रहे हैं आप खुद के साथ बैठ के कर सकते हो, खुद से भी आप अपना रिव्यू कर सकते हो, लेकिन कई बार चीजों में आप उलझ जाते हो तो उसके लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ती है और वर्कशॉप सेशन की जरूरत पड़ती है। तो आज के सत्र में मैं 2023 वाले जो बच्चे हैं और 2024 वाले बच्चे हैं, इन दोनों को लेकर के ये पूरा का पूरा सत्र आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोनों को एक एक चीज समझाने का प्रयास करूंगा, मैं दोनों को एक एक चीज बताने का प्रयास करूंगा कि 23 के लिए क्या क्या करके जाओगे तो एग्जाम हॉल आपका भला करेगा, एग्जाम हॉल के दिन आपकी चीजें हो जाएंगी, और 24 के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए। अब यहां पे एक थॉट की क्लियरिटी कर लेते हैं। पहली चीज क्या है, एग्जाम का जब लक्ष्य हम जब साल तैयार करते हैं, मान लीजिए आपने 2023 को अपना लक्ष्य चुना, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 23 को लक्ष्य चुने होंगे, तो ये लोगों ने लगभग मुझे लगता है उम्मीद है 2022 या उससे पहले तैयारी शुरू कर दी होगी। ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 2024 को लक्ष्य चुना है वो भी 2022 या 2023 में अब तैयारी शुरू कर रहे होंगे। जो 2025 को लक्ष्य चुने होंगे वो भी अभी से तैयारी शुरू कर चुके होंगे। तो जो ईयर आपने चुना होता है, क्या आपके थॉट में ये क्लियरिटी है कि इस साल आप सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन में जाने वाले हो? इस थॉट के साथ आप एग्जाम हॉल पे जा रहे हो या फिर आप एग्जाम पेपर को चेक करने के लिए जा रहे हो? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पेपर का स्तर समझना होता है कि हम पेपर का स्तर समझने जा रहे हैं, हम पेपर का लेवल देखने जा रहे हैं, एग्जाम हॉल पे जाके हमें ज्यादा अच्छे से लेवल पता चल पाएगा। ऐसे तो हमें लेवल ही नहीं पता चलेगा कि एग्जाम हॉल का लेवल क्या होता है। ये पहले थॉट क्लियर होना चाहिए आप में से कि क्या 2023 आप अपने पूरी तरीके से रेडी हो कि पूरा 2023 में आप फाइनल लिस्ट में आ पाओगे। मैं यहाँ पे बात फाइनल लिस्ट की कर रहा हूं कि 2023 आपके नाम पे लग पाएगा वो ठप्पा। क्या 2024 आपके नाम पे ठप्पा लग पाएगा? क्या 2025 आपके नाम पे ठप्पा लग पाएगा? ये आपको पहले क्लियर करना होगा। जब तक ये थॉट क्लियर नहीं होगा तब तक आप सिर्फ तैयारी तो करोगे, लेकिन तैयारी के साथ जो जस्टिस करना है, जो न्याय करना है, जो सिलेक्शन वाली चीज है, वो चीज आपके अंदर नहीं आ पाएगी। वो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं पे गैप हो जाएगा। अच्छा आपको ये लग जाए यार 2023 में मुझे अंतिम लिस्ट में चयनित होना है, तो अंतिम लिस्ट अलग अलग है। मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी आपकी अभी 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, आईएएस का आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 फरवरी को, बजट के साथ ही जारी हो जाएगा। ठीक है, बजट के साथ नहीं, मतलब यूपीएससी ने पहले डेट दे रखी है। ये यूपीपीसीएस का भी आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फरवरी में ही आ जाएगा आपका, ये भी नोटिफिकेशन आपका बिल्कुल नजदीक है। दोनों नोटिफिकेशन आने वाले हैं। वैकेंसी कुछ भी आती है, मान लो यहाँ पे 700-800 वैकेंसी जो भी आती है, यहाँ पे आपकी 300-400 वैकेंसी जो भी आती है, क्या 400 में आप हो सकते हो क्या 2023 में? यहाँ पे आईएएस दे रहे हो यदि, ये बहुत क्लियर कर रहा हूं मैं आपको, यहाँ पे आप 350 में हो सकते हो क्या? यहाँ पे आप 600 में हो सकते हो क्या? 600-700 जो वैकेंसी आएगी, वैकेंसी के एज पर वैकेंसी की बात कर रहा हूं। बस ये आपकी क्लियरिटी जिस दिन दिमाग में आ जाएगी आप ओके हो जाओगे। चलो यही बात 2023 वालों से पूछ रहा हूं, यही बात 2024 वालों से पूछ रहा हूं कि क्या आईएएस की वैकेंसी जो वहां पे आएगी 600, 700, 800, या यूपी पीसीएस की वैकेंसी आएगी, या अदर स्टेट पीसीएस की जो वैकेंसी आएगी, उस लिस्ट में आप हो सकते हो क्या? हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो? ये आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ हो सकता हूं, यदि आपने वो ईयर तय किया है तो। लेकिन यदि वो आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ, यदि वो मन में भरोसा नहीं बैठ रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ
डर लगेगा, डर भी लगेगा जब आप सोचोगे यार 350 में जगह बनानी है। लेकिन सत्य तो यही है, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? या आपकी तैयारी तो ये 350 के लिए होनी चाहिए, आपकी तैयारी तो ये 600 के लिए होनी चाहिए। कि आपने ये दिमाग में बैठा रखा है कि 10 लाख लोग बैठने हैं और प्री में लगभग 15,000 लोग चयनित होंगे, तो 15,000 में आ जाओ। कि दिमाग में 600 चलना चाहिए, ये वाली संख्या चलनी चाहिए आपकी। बताइए, ये बहुत क्लियरिटी है, तब आपकी तैयारी बहुत रिफाइंड हो पाएगी, तब आपकी तैयारी में आप पूरा जान झोंक पाओगे। तब आप अपनी तैयारी में, यदि आप प्री को ही सब कुछ बना बैठे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपका दिमाग फाइनल लिस्ट में अटकना चाहिए कि यार फाइनल लिस्ट में आना है मुझे। तो फाइनल लिस्ट में प्री तो सम्मिलित है ना, बिना प्री किए थोड़ा ना आप फाइनल लिस्ट पहुंच जाओगे। लेकिन केवल प्री चल रहा है आपके दिमाग में तो निश्चित तौर पे आप कोई जस्टिस नहीं कर पाओगे इस एग्जाम के साथ, और ना किसी तरीके से। जितने लोग भी मुझे सुन पा रहे हैं यहां पर, देख पा रहे हैं मुझे यहां पर, क्या लगता है आपको? सोचिए बात, मतलब ये 1-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट बैठ के सोचना चाहिए आपको। ये आपको बहुत कुछ क्लियर कर देगा, आपके थॉट को बहुत कुछ क्लियर कर देगा। और मुझे पता है आप लोग इस समय किस मनोदशा से गुजर रहे हैं, मुझे पता है। बहुत बुरी स्थिति है बच्चों की, और बहुत बुरी स्थिति कई कारणों से। और बात वही है कि जिनके जो अभावों से हैं, उनकी अभावों वालों की अलग मनोदशा चल रही है। उनको अंदर भी डर है, वो भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे आप मेहनत करने से भाग रहे हो, बट आपकी एक मनोदशा है, मन में कुछ चल रहा है आप लोगों के, और वो मन में जो चल रहा है वो आपको डरा रहा है। डराने के पीछे वो डरा क्यों रहा है? देखो, डराने का एक ही रीजन मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप जब किसी चीज से डरते हो, यानी उस डरते क्यों? जैसे मैथ से आप डरते थे, आप थोड़ा सा पहले जाओ, 11th 12th में कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको डराता रहा होगा, ठीक है। 10th में आप देखते हो कि अच्छा ये सब्जेक्ट मुझे डरा रहा है, तो ये सब्जेक्ट लेना ही नहीं, आपके पास विकल्प होता था। साइंस में भी ऑप्शन होता था कि मैथ लेंगे कि बायो लेंगे, मैथ से डर लग रहा है तो बायो ले लेंगे, बायो से लग रहा है तो मैथ ले लेंगे। कुछ तो डराता है, किसी को केमिस्ट्री डराती है, किसी को फिजिक्स डराती है, किसी को कॉमर्स डराता है, कोई ना कोई सेगमेंट डराता है। आपके अंदर एक डर है, बस इतना आप समझिए, वो डर अभी भी है आपके अंदर। अब एग्जाम हॉल में जाने का डर है, या यूपीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट का डर है आपके अंदर। ये सब्जेक्ट डरावना है, ये सब्जेक्ट डरावना है, ये सब्जेक्ट डरावना है। क्यों डरावना है? कभी ये बैठ के सोचा है आपने कि यार ये सब्जेक्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये सब्जेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ? इंग्लिश से डर एक बहुत बड़ा डर बच्चों के दिमाग में बैठा हुआ है। क्यों है अच्छा ये डर? बताओ। समय नहीं दे रहा हो, ये तो स्पष्ट है ना। जिस चीज से आप डर रहे हो उसको समय सबसे न्यूनतम दे रहे होगे। मान लीजिए आपके 10 रिश्तेदार हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। 10 रिश्तेदार हैं आपके, 10 में से एक जगह आपको बहुत अच्छा लगता है, और बाकी 10 जगह आपको लगता है यार इसके पास जाएंगे तो ये ऐसे ही करेगा, ये परेशान करेगा। किसके पास जाना पसंद करोगे? जहां पे अपने आप को सहज महसूस करते हो। तो जिस सब्जेक्ट को आपको सहज महसूस करते हो, और धीरे धीरे क्या होगा, सहजता बढ़ती जाएगी। जब ज्यादा मिलोगे, ज्यादा बात करोगे, ज्यादा खुलोगे, तो वो चीजें और सहज होती जाती हैं। ऐसे विषय के साथ है, आपने विषय के साथ दूरियां बना ली हैं, सब्जेक्ट के साथ दूरियां बना ली हैं। प्रारंभिक परीक्षा इसलिए आपको डरावना लगता है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के साथ आपने दूरियां बना ली है, आपने टेस्ट सीरीज ही नहीं लगाई, आपने अभ्यास ही नहीं किया। मुख्य परीक्षा के साथ आपका डर इसलिए क्योंकि आपने लिखा ही नहीं, आप लिखना ही नहीं चाहते हो। आपके अंदर एक पागलपन है ना लिखने का। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, नहीं तो डर कभी खत्म नहीं होगा और मन में कभी भरोसा नहीं आएगा कि यार ये साल मेरा लिस्ट में नाम आ जाएगा। ये चीज पता चल जाती है, मैं आपको साफ बता रहा हूं। अभी आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये स्पष्टता हो रही होगी कि 2023 आपका है या नहीं है, 2024 आपका बनेगा या नहीं बनेगा। 2024 चलो दूर है, अभी काफी दूर है, तो अभी मन में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा यार 24 में तो फोड़ ही दूंगा, 24 में तो मैं पूरा इतना टाइम मेरे पास पड़ा है, इस टाइम को यूटिलाइज कर लूंगा। मुझे एक चीज बताओ, आज का दिन आपका यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है।
कल का दिन यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा नहीं पता है, आज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आज का दिन यूटिलाइज हो रहा है तो कल का भी होगा, और यदि कल का हो रहा है तो परसों का भी होगा। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, जो 24 वाले एग्जाम होंगे, 24 वाले एग्जाम में आपका सब कुछ यूटिलाइज हो जाएगा, आप पूरा टाइम दे लोगे, आपको रिलैक्स, क्योंकि दिमाग क्या हो गया, कंफर्ट जोन में चला गया। अभी जो 12 फरवरी को एग्जाम है, उन बच्चों की मनोदशा समझो, क्योंकि अब सर पे चीजें आ गई हैं। तो देखो, सबसे पहली जो मैं यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, कि जो ईयर आपने डिसाइड कर लिया है, ऐसा न रहे कि 23-24 में बदल जाए, 24-25 में बदल जाए, 25-26 में बदल जाए, और एक पंचवर्षीय योजना बन जाए आप लोगों की। क्या आप पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हो? यूपीएससी का एग्जाम, पीएससी का एग्जाम आप अपनी आदतों से बनाओगे, आपकी खुद की आदतें लेकर के जाएंगे आपको वहां, और कोई नहीं ले जाएगा। कहीं ना कहीं पे आपको इस बात को बहुत जल्दी समझना होगा कि जो ईयर आपने डिसाइड किया है, उस ईयर के लिए क्या आपका इनपुट उतना ही है, क्या उतना ही इनपुट दे रहे हो आप, या फिर अभी फरवरी में फॉर्म आएगा, आनंद फानंद में आप भर दोगे और भर करके एग्जाम हॉल पे चले जाओगे। ये बात जब तक क्लियर नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला आप। पहली चीज तो मैं आपकी ये स्पष्टता कर देता हूं कि आप 2023 देने जा रहे हो, तो 2023 में आपके पास क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए। 2024 देने जा रहे हो तो आपको क्या क्या करनी चाहिए। 23 की स्ट्रेटजी अलग है, 24 की स्ट्रेटजी अलग है, और 23 की स्ट्रेटजी हर बच्चे के हिसाब से अलग है, 24 की स्ट्रेटजी हर बच्चे के हिसाब से अलग है, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से अलग अलग होगी। ये आपको दिमाग में बैठा पहली चीज, ठीक। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। मैं दो एग्जामों को, जैसा कि मैंने बताया कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ही के लिए समय, कोई यदि मुझे बीपीएससी क्या क्या रणनीति पूछे तो मतलब वो बच्चा सिंसियर नहीं है। अब क्या रणनीति, अब तो जो होना था हो गया, अब आप तो दहलीज में आ गए हैं, अब आपका एग्जाम सर पे है। यदि कोई कहे कि सर सीजीपीएससी की बता दो, अब तो दहलीज में खड़े हो। अब तो 24 की बात हो सकती है उसमें, या आईएएस की बात करेंगे तो आईएएस की बात अभी हमारी 90 दिन या आपके 100 दिन बेहतर। आईएएस के लिए हमारे पास 100+ डेज हैं, यहाँ पे 120 दिन हैं। यूपीपीएससी के लिए आपके अभी हमारे पास 100+ डेज हैं। 100 दिनों में बदलाव किया जा सकता है। और देखो ये बदलाव होता कैसे, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार मेरा पीछे का समय खराब हो गया, और एक लंबे जद्दोजहद में चलते रहते हैं कि यार मैंने समय खराब कर दिया, मैंने समय खराब कर दिया, मैंने समय खराब कर दिया, मैंने समय खराब कर दिया। दरअसल हमारा ब्रेन कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई रणनीति बनाई, एक्चुअली पूरी साइकोलॉजी समझिए कि ब्रेन वर्क कैसे कर रहा है आपका, और किस तरीके से आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को अप करता है और कैसे लो करता है। मान लीजिए आपने भी रणनीति बनाई 100 दिनों की प्रिपरेशन की, यह अवधि कम भी हो सकती है, मान लो 90 दिनों की बनाई, मान लो 50 दिनों की बनाई, मान लो 7 दिनों की बनाई, मान लो 8 दिनों की बनाई। मैं अपना भी बताऊंगा कि मैं कैसे लेके चलता हूँ चीजों को, और वो मेरे लिए बहुत कारगर होती है, और उसका मैं आपको बताऊंगा आइडिया, और आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। मान लो 100 दिनों का बनाया कि यार अभी यूपीएससी के लिए 100 दिन बचे हैं, लेकिन जब आपने इसे, ये तो आपने रणनीति बना ली, रणनीति बनाने से थोड़ा काम पूरा हो जाता, लेकिन एक आवश्यक हिस्सा है कि आपको पता होना चाहिए, डे बाय डे का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आप कितने दिन में क्या कंप्लीट करोगे। टारगेटेड अप्रोच आपका होना चाहिए, और उस टारगेटेड अप्रोच के साथ आपको काम करना चाहिए, तब जाकर आपके लिए ज्यादा बेहतर हो पाता है। तो मान लीजिए आपने एक कोई अवधि की रणनीति बनाई, और अवधि की रणनीति बनाने के बाद आपने जब उसे अप्लाई किया, तो अप्लाई करने में आप इसका मान लीजिए कितना हिस्सा, मान लो 80% इसको कर पाए, 100% मान लो 100 के 100 दिन यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, इसका 100% की जगह 80% अप्लाई कर पाए, 75% अप्लाई कर पाए, या मान लीजिए आप इसका 60% अप्लाई कर पाए, या इसका 40% अप्लाई कर पाए, जितना आपने बनाया। आप खुद बताओ कॉन्फिडेंस का स्तर कहां पे अच्छा होगा? क्या 40% वाले का कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा कि 60% वाले का ज्यादा होगा? 60 वाले का ज्यादा हो जाएगा कि 75 वाले का ज्यादा होगा? 75 वाले का ज्यादा होगा कि 80 वाले का ज्यादा होगा? आप इस बात को समझिए, सारा खेल आत्मविश्वास का है कि आप कोई टारगेट बनाते हो तो बनाने के बाद उसे अप्लाई कितना करते हो। यदि आपने कोई भी प्रोमिसेस किए, उसको अप्लाई कितना करते हो।
यदि आप अप्लाई कर देते हो अपना मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं इसको 100% अचीव करो, आपका कॉन्फिडेंस कहां होगा? ये वो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम के नजदीक बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। वो एक शॉर्ट टर्म, जैसे मेरे साथ क्या होता है, मैं डे बाय डे का हिसाब किताब रखता हूं। मुझे नहीं पता कि यार 100 दिन बाद मुझे ये अचीव करना है, मुझे पता है कि आज क्या अचीव कर किया मैंने। मेरे लिए ये सबसे सर्टेन चीज होती है। पूरे दिन की मेरे पास एक कैलकुलेशन होती है कि आज फुल डे में ये काम करने थे, क्या ये काम पूरे हो गए कि नहीं हो गए, मेरे ये टारगेट थे, इस सब्जेक्ट को लेकर टारगेट थे, इसको लेकर ये टारगेट थे, इतनी क्लासेस थी, ये चीज मुझे करनी थी, कितना मैंने उसे अचीव किया। आपने यदि लंबी चौड़ी प्लानिंग बना ली कि आपने 1 साल की प्लानिंग बना ली, मान लीजिए 1 साल तो आपका टारगेट हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, पर एप्लीकेशन वाला सेगमेंट तो आज का है ना, अभी का घंटा है ना। यदि आप अभी को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप अगले दिन को नहीं कंट्रोल कर पाओगे। पॉसिबल ही नहीं कि अगला दिन आपके कंट्रोल में आ पाए। कंट्रोल आपको आज का दिन करना होता है, अभी का समय करना होता है, अभी के टाइम को कंट्रोल करना होता है, अभी को आपको मैनेज करना होता है। कल में मरोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, वो फिर वो कल कल में ही तब्दील होता रहता है। आप एक अपनी जर्नी क्रिएट कर सकते हो, ये बना सकते हो कि अच्छा ठीक है, मैं मान लीजिए कि मैंने एक 100 दिन की प्लानिंग बनाई, लेकिन 100 दिन में मुझे यहां पहुंचना चाहिए, उसकी जर्नी में एक एक दिन करके हासिल करूंगा ना। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि अचानक से 100 दिन आ जाएगा, एक एक दिन करके आएगा ना। तो आपको 100% तो डेली क्रिएट करना पड़ेगा, डेली बनाना पड़ेगा। यहां तक कल का जो टारगेट है उसे भी आज करने की कोशिश करनी होगी। जब ये माइंडसेट आपका होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपना अचीव कर पाओगे। तो ब्रेन काम कैसे करता है, मान लीजिए हमने कोई टारगेट क्रिएट किया, मान लीजिए 100 दिनों का भी टारगेट हमने बनाया, तो 100 दिनों के टारगेट को आपने अचीव कितना किया, कितने परसेंट आपने उसको फिलअप किया। जितना परसेंट आप फिलअप कर दोगे आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। मान लीजिए इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक बच्चा था जिसने अपनी तैयारी में प्रोमिसेस किए 12 महीने के, 12 महीने उसने जो है एक प्रॉमिस एक बनाया, डेडलाइन क्रिएट किया कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ठीक है। दूसरा बच्चा, इसको अभी अभी दूसरी तरीके से भी समझाऊंगा। दूसरा बच्चा वो 100 दिनों की अपनी एक प्लानिंग बनाता है। ये बच्चा 12 महीने की प्लानिंग को अपने 60% ही पूरा कर पाता है। मतलब जितना इसने चाहा था कि मैं इतने चीजें कंप्लीट कर लूंगा, ये कर लूंगा, सिर्फ 60% कर पाता है। ये 100 दिन की प्लानिंग बना के इसको 80% कवर कर लेता है। अब आप बताओ इन दोनों में से कॉन्फिडेंस किसका बेस्ट होगा, किसके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होगा? 100 वाले का। और एक चीज और बता रहा हूं, मान लीजिए पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं। एक बच्चा है जिसने सिर्फ 6 घंटे की प्लानिंग बनाई, एक बच्चा है जो 24 घंटे की प्लानिंग बनाए। 24 घंटे की प्लानिंग बना के यूटिलाइज कर पाया 40%, 50%, उसने यूटिलाइज किया इसका 60%, 70%, तब भी आप देखेंगे कॉन्फिडेंस इसका ही ज्यादा होगा। आप क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या प्लानिंग बना रहे हैं और उस प्लानिंग को कितना कंप्लीट कर पा रहे हैं। बात टेन्योर का नहीं होता है, बात प्रोमिसेस का होता है। कि आपने कहा अच्छा मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, मैं 100 दिन बचे हैं, अब 100 दिन में इतनी प्लानिंग बना लेता हूं, इतने दिन में पूरा कर लेता, तो ये समझिएगा एक खेल साइकोलॉजी का है। आपका आत्मविश्वास आपके वादों से पूरा होता है। तो देखो अभी तक जो हुआ तो जाने दो, उसको भूल जाओ। लेकिन अब आगे जो कुछ भी बनाओ, आगे जो भी अपने आप से वादे करो, उसके प्रति वफादार रहो। यदि उसको बार बार तोड़ोगे ना, एक टाइम बाद आपका दिमाग आपकी किसी भी बात को नहीं मानेगा, आपकी किसी भी बात पे भरोसा ही नहीं करेगा। यार ये बोल तो देता है पर पूरा कितना करता है, ये तो हर बार मुझे चीट करके चला जाता है। आप अपने मन में एक डिफॉल्टर बन जाओगे। तभी आप देखेंगे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब लगता होगा कि यार अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। और ये कब होता है पता है? जब आप 10th और 12th क्वालिफाई करके निकलते हो तो आपके अंदर एनर्जी पीक में होती है, क्योंकि आपको लगता है मैं ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा, ये कर डालूंगा। और ग्रेजुएशन के बाद आते हो, क्यों एनर्जी पीक में नहीं रह जाती? क्योंकि जो आपने बोला होता है वो तो होता ही नहीं है। तो फिर क्या हो जाता है कि यार मैंने 3 साल तो कुछ किया ही नहीं, मैंने जो भी प्रोमिस किए वो सारे खत्म होते चले गए। पता है एक बच्चा है जो डेली की अपनी शेड्यूल बनाता है, सब कुछ करता है और उसे पूरा नहीं करता। एक बच्चा जो कभी शेड्यूल ही नहीं बनाता, बस सिर्फ काम करता है। इन दोनों में से देखें तो कॉन्फिडेंस कितना है, समझिएगा। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल चीजें हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार समझ में
अब आएंगी इस तरीके से, एक बच्चा है मान लीजिए, शेड्यूल बनाता है वो 14 घंटे का डेली, मैं 14 घंटे पढ़ता, कितना है 6 घंटे। एक बच्चा जो केवल 6 घंटे पढ़ता है, उसे पता नहीं है कि वो 14 घंटे, ना वो शेड्यूल बनाता है ना कुछ करता है, केवल 6 घंटे पढ़ता है। ये 14 घंटे का बना के 6 घंटे पढ़ रहा है, और ये कोई टाइम शेड्यूल न बना के 6 घंटे पढ़ ले रहा है, इसको ये मतलब नहीं है। तो कॉन्फिडेंस पढ़ बराबर रहे, पर कॉन्फिडेंस इसका ज्यादा हाई होगा। साइकोलॉजी काम करती है कि आपने क्या प्रोमिसेस किए और उन प्रोमिसेस को कितना पूरा किया। जिस दिन आपने 6 घंटे का प्रॉमिस किया और 7 घंटे पढ़ गए, उस दिन अपना दिमाग देखिएगा, उस दिन आपको लगेगा मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया। जिस दिन आपने 8 घंटे की प्रॉमिस करके 7 घंटे ही पढ़ा, तो लगेगा यार 1 घंटा रह गया। आप पहले दिमाग को अपने समझो कि आप कहां अपने आप को कमजोर कर देते हो, दिमाग कहां पे भरोसा छोड़ना चालू कर देता है। मैं बस इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहले तो यदि योजना बनाते हो, यदि प्लानिंग बनाते हो, तो उसे पूरा करने का मादा पहले सोच लो। ऐसा नहीं कि प्लानिंग पे प्लानिंग बनाए चले जा रहे हो और पूरा कुछ नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट एक टाइम के बाद आपको निगेटिविटी आ जाएगी, आपके अंदर नकारात्मकता आ जाएगी, और वो नकारात्मकता आपको खत्म कर देगी। आप सिलेक्शन नहीं पाओगे, ये गारंटी बोल रहा हूं। तो देखो, अब जो भी टाइम बचा है, इसमें जो भी प्लानिंग आप बनाओ, या जो भी प्लानिंग आपने पहले से बना रखी है, यदि उस प्लानिंग पे आप चल रहे हो, टाइम टू टाइम पे रिव्यू जरूरी होता है, क्योंकि हम चीजों को और अपग्रेड करते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आपका स्तर बढ़ेगा, तो आपको रिवीजन की भी कई बार जरूरत पड़ेगी, तो आपको चीजें अपग्रेड करनी चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। मैं हमेशा वर्कशॉप सेशन को एक रिव्यू क्लास बोलता हूं, कि हम एक असेसमेंट कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी योजना पे चल रहे हो, या यदि नहीं चल रहे हो, नई योजना के साथ चलना चाह रहे हो, तो पहली चीज आपके दिमाग में यह होनी चाहिए कि अब मुझे कंसिस्टेंट रहना है, जो मैंने प्लान कर लिया उसको मुझे रेगुलर रखना है। यदि मैं रेगुलर रख पाऊंगा, तो ये एग्जाम मेरा है, ये एग्जाम रेगुलरिटी का है। बस ये समझ, ये एग्जाम उन्हीं लोगों ने जीता है जिन्होंने, ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में वो पास हो जाते हैं जो बहुत पढ़ते हैं रात दिन। इस एग्जाम में वो पास होते हैं जो रेगुलर रहते हैं, जो कंटिन्यूअस रहते हैं। इसमें कछुआ जीतता है। आईएएस और पीसीएस में कछुए आईएएस पीसीएस बनते हैं, खरगोश नहीं बनता। जो सतत चलता रहता है, धीरे धीरे ही सही, पर चलता रहता, रुकता नहीं। तो पहली बात, अपनी प्रवृत्ति समझो कि क्या आप कछुआ हो या आप खरगोश। कछुए को जल्दबाजी बहुत होती है, खरगोश को कोई जल्दबाजी नहीं। वो एक गति में है, उसने प्लान कर रखा है, पहुंचना है, और बस वो चलता है। उसको एक ही चरे बेती, बस निरंतर चलते रहो, चलते रहो। रणनीति भी देखता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब यहां पे एक चीज समझने का प्रयास करिए। देखिए, 2023 में आपके पास जो भी समय बचा है, पता नहीं आपने अभी तक तैयारी क्या की है, आपका स्तर क्या है, मुझे नहीं पता। होना क्या क्या चाहिए था, 24 वाले भी समझ लें कि 24 में क्या क्या हो जाना चाहिएगा आपका टाइम से। 24 में भी आपका टाइम आएगा, 24 में देना है तो 24 के लिए समझ लो, 23 में देना है तो आपको 23 के लिए समझ लो। अब 23 वाले जो एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली चीज, उनका सिलेबस जो होना चाहिए लगभग लगभग कंप्लीट होने की नजदीक होना चाहिए। लगभग उनका 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, 80+। जब बात सिलेबस की आती है, तो वैकल्पिक विषय उससे जुड़ा होता है, ऑप्शनल भी उसका एक हिस्सा होता है। सब कुछ चीजें एक साथ जुड़ी हुई हैं। सिलेबस आपका प्री का, सिलेबस आपका मेंस का, प्री प्लस मेंस दोनों की बात कंप्लीट हो चुका होगा, तब 23 की तैयारी के नजदीक आ चुके हो। अब जो टाइम बचा है आपका, ये आईएएस के लिए 100 से ज्यादा दिन बचे हैं, पीसीएस के लिए 100 से ज्यादा दिन। अब आपका टाइम है रिवीजन का, कि आपको रिवीजन स्लॉट पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। अब आपको देखिए, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जब भी आप अपनी तैयारी करेंगे, तो तैयारी को आप 2-3 हिस्सों में बांट के रखें। अपने दिन को 3 हिस्सों में बांट के रखें। अब उसमें बदलाव कैसे आता है,
हिस्सों को बांट के रखें। एक मैंने आपको बताया था कि जब आप नया पढ़ें, कोई न्यू कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं या अभी तक नहीं पढ़ा था, कोई किताब पढ़ रहे हो पहली बार पढ़ रहे हो। दूसरा है आप जब रिवीजन स्लॉट एक आपका होना चाहिए, एक आपका रिवीजन स्लॉट होना चाहिए नया। मान लो आप 5 घंटे नया पढ़ते हो तो कम से कम 2.5 घंटे आप रिवीजन करिए, या आपके 7.5 घंटे की स्टडी हो जाती है तब भी 2.5 घंटे का आपका रिवीजन यदि ऐड हो जाता है। इतना मतलब रेशियो आपका होना चाहिए। बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रात दिन पागलों की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है उनके साथ? जो पढ़ रहे हैं वो लीक होता जा रहा है, ऊपर से भर रहा है नीचे से बह रहा है, ऊपर से पढ़ रहे बह रहे नीचे से बह रहा है। क्या हासिल होगा बताओ? एटलीस्ट वो तो सब खत्म ही हो जाना है ना, वो तो पूरा का पूरा लीकेज में कन्वर्ट हो जाएगा ना, आप कंप्लीट लीकेज कर बैठोगे ना अपना। तो आपको सबसे पहले यही समझना है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं क्या वो रिवीजन। अब जब एग्जाम के नजदीक आते हैं, ये 24 वालों के लिए होना चाहिए, 24 वालों को अभी अपना नया ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे नए में मान लीजिए आप 7 घंटे भी देते हैं, नए में 3 घंटे भी रिवीजन करते हैं तो 10 घंटे इनफ है अभी 24 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप एग्जाम के नजदीक पहुंचेंगे, जैसे 23 का एग्जाम नजदीक आ गया, तो आपको यहां पे 7 घंटे कर देने चाहिए, यहां पे 3 घंटे कर देना चाहिए, रिवर्स कर देना चाहिए। रिवीजन ज्यादा हो जाना चाहिए, नया कम हो जाना चाहिए। अब इसको समझो, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आप। 24 के एग्जाम वर्सेस 23 के एग्जाम से आपको आइडिया लग जाएगा। 23 वालों को, 24 वालों को सबसे पहले, और यहाँ पे 23 वालों को, ये स्ट्रेटजी ही होती है। 24 वालों को जो 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं एवरेज टाइम बता रहा हूं, सबका अलग अलग हो सकता है, रेशियो ये होना चाहिए, यही रेशियो यहाँ पे 23 वालों के लिए, ये आपका ये नए पढ़ने का है और ये रिवीजन करने का है। ये आपका रिवीजन रेशियो चेंज हो जाना चाहिए सबसे पहले। लेकिन ये एग्जाम के भी 100 दिन बचे हैं, ये 100 दिन पहले की बात कर रहा हूं। जैसे एग्जाम के 45 से 40 दिन बचेंगे, ये रेशियो आपका और कम हो जाएगा, ये मुश्किल से 1 घंटा हो जाएगा और ये रेशियो आपका 9 घंटे में बदल जाएगा रिवीजन का। ये एग्जाम के नजदीक का रेशियो होता है। इस रेशियो से आपको अब रिवीजन, 23 वालों को रिवीजन मोड पे चला जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए। 24 वालों को नया पढ़ना चाहिए प्लस साथ साथ रिवीजन करना चाहिए। डेली भाई आप जो भी पढ़ रहे हो उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो तो खत्म होता जाएगा ना आपका। बताए तो अभी यदि 23 देने जा रहे हो तो पहला काम आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन स्लॉट। आपके रिवीजन में काम बढ़ा देना चाहिए। 23 वालों को रिवीजन में काम शुरू कर देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना चाहिए, ज्यादा, लेकिन नया भी पढ़ना है। नए में क्या पढ़ना होता है? करंट अफेयर्स आपका डेली नया आता है, तो नया है हो गया वो, इसलिए नया नहीं खत्म होगा। तब भी देख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 घंटा नया लास्ट में भी रख रहा हूं, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो आप नया नहीं छोड़ सकते कि नया पूरा ही छोड़ दोगे आप, वो आपको डे बाई डे तैयार मिलेगा। डेली कुछ ना कुछ करंट में घटनाक्रम हो रहे हैं। लास्ट में करो एग्जाम जब जाओगे ना नजदीक तक, तब भी आपको डेली का डेली अपडेट होना पड़ेगा। आप इसको नहीं छोड़ सकते अपडेशन को, कि आप अपडेशन छोड़ देंगे। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप करंट की चीजें देख रहे हो, ये तो आपकी खत्म ही नहीं हो सकती है। और जीएस आपकी पूरी रिवीजन स्लॉट पे आपकी जा सकती है। तो पहले आपको ये फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, कम से कम 10 घंटे यदि पढ़ रहे हो तो 7 घंटे नया पढ़िए 2024 वाले बच्चों के लिए। जो 25 में देने जा रहे हैं उनके लिए भी सेम फॉर्मूला है, पर 23 वाले बच्चों के लिए जस्ट उल्टा है। अब से 3 घंटे आपको नया पढ़ना है और बाकी रिवीजन करना है। तो रिवीजन स्लॉट क्या हो जाना चाहिए? 23 के लिए बढ़ जाना चाहिए। दूसरा दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है, सब कुछ पता है आप लोगों को, और मैं 50 बार बोल चुका हूं आपको कि अभ्यास की प्रक्रिया आपकी नहीं रुकनी चाहिए। आपका अभ्यास अब और गति पकड़ लेना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास मतलब प्री का अभ्यास, प्री का एक अभ्यास, प्रीलिम्स का अभ्यास।
अभ्यास मतलब मेंस का अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम हो रहा है उस पैटर्न का अभ्यास। आपको प्री के लिए डेली या सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने चाहिए। जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम हो रहा है उस पैटर्न पे आपको मॉक पे 23 वाले बच्चों को काम करना शुरू कर देना चाहिए। उस पैटर्न पे मॉक टेस्ट आपके चालू ही होने चाहिए। जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ नहीं होगा। अभ्यास आपको जिताएगा। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ते तो बहुत है पर हमारा 10 नंबर से 5 नंबर से एग्जाम में रह जाता है, उन लोगों को अभी ये चीज सोच लेनी चाहिए कि आपने कितना मॉक टेस्ट लगाया था, आपने तो मॉक लगाया ही नहीं, तभी तो आप कहीं ना कहीं पे रह जा रहे हैं। आप बाउंड्री पे जाके खड़े हो जा रहे हैं। कम से कम 30 प्री वाईक्यू लगा लेने चाहिए। कम से कम मेंस के ये अभ्यास है आपका। अभी तो जो जा रहे हैं, अभी भी 23 में एग्जाम देने, अभी भी मेंस का आंसर राइटिंग आपको रेगुलर करना चाहिए। क्योंकि आप समझ नहीं रहे, मेंस जैसे ही पीटी क्वालिफाई होता है सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है। पूरे सिलेबस से सामना होता है आपका। प्रीलिम्स में पूरे सिलेबस से सामना नहीं, आपका मेंस में पूरे सिलेबस से सामना पड़ेगा। तो जब पूरे सिलेबस से सामना पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि क्या 3 महीने का समय जो आपको मिलेगा 90 दिन का प्री और मेंस के बीच में, क्या उस अवधि में आप जो है पूरा मेंस निपटा लोगे? संभव ही नहीं है। वो 3 महीने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के होते हैं। वो 3 महीने केवल और केवल रिवीजन करोगे और 1-2 घंटे नया पढ़ोगे करंट अफेयर। लेकिन आप में से गलती करने वाले लोग कैसे हैं कि प्री के बाद का छोड़ रखा है उन्होंने कि अरे प्री के बाद ऑप्शनल कर लेंगे, प्री के बाद इथिक्स कर लेंगे, प्री के बाद साइंस टेक कर लेंगे, प्री के बाद आईआर कर लेंगे, प्री के बाद जो है इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा, प्री के बाद जो है वो इंडियन सोसाइटी का कर लेंगे, प्री के बाद जो है गवर्नेंस कर लेंगे, प्री के बाद सोशल जस्टिस कर लेंगे, प्री के बाद यूपी स्पेशल कर लेंगे। भाई प्री के बाद कुछ नहीं होता है। यदि प्री के बाद का लेके बैठे हो तो मैं गारंटी की बात देता हूं कि आपका नहीं होगा सिलेक्शन। जो लिस्ट की बात कर रहा हूं, जिस लिस्ट में आपका नाम आना होगा उस लिस्ट में नहीं आओगे। और सिर्फ 23 खराब नहीं करोगे, आप अपने 24 भी बर्बाद करोगे, 25 भी बर्बाद करोगे। तो प्री के बाद नहीं होगा आपका कुछ भी। सब कुछ प्री के पहले पूरा मेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ ही अभ्यास भी आपका प्री का मेंस का भी चलना चाहिए अभी से। क्योंकि समय का यदि आवंटन हम देखें, मान लो प्री की तैयारी तो आप 12 महीने 18 महीने करते हो, 12 से 18 महीने तैयारी बच्चा प्री का करता है, ठीक है। इसी बीच में प्री और अभ्यास के इसी अवधि में आपको मेंस भी अपना कवर कर लेना चाहिए, इसी अवधि में। लेकिन जैसे ही प्री के बाद मेंस होता है तो समय आपके पास कितना है? 90 दिन की अवधि। मान लीजिए 90 से 100 दिन की अवधि मुश्किल से मिलती है। आप इतने सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करोगे कि उसे नए सिरे से पढ़ोगे, और नए सिरे से पढ़ोगे भी तो उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, और विदाउट रिवीजन ये एग्जाम नहीं हो पाएगा आपका। इतनी सारी चीजों को विदाउट रिवीजन नहीं रिकॉल कर पाओगे। एक बात ये भी आपको दिमाग में बैठ कि आपका एग्जाम देने से पहले बड़े इत्मीनान से आपके सब्जेक्ट, आपका सिलेबस, आपका सब कुछ आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। जिस साल आपका सिलेक्शन होगा उसके पहले ये सारी प्रक्रियाएं आप पूरी कर चुके होंगे। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सेकेंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में होते हैं। उसके पीछे भी रीजन यही है क्योंकि वो पहला अटेम्प्ट बिना तैयारी के देते हैं, वो उनको समझने जाना होता है। दूसरे अटेम्प्ट में थोड़ा उनकी तैयारी बेहतर हो जाती, तब भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तीसरे अटेम्प्ट में तब भी तैयारी पूरी नहीं होती। जब तक तैयारी 100% पूरी नहीं होती है, अब तैयारी पूरी होने का मतलब है आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो, प्री के मॉक टेस्ट आपने लगा रखे हो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा हो, आपने सिलेबस की फ्रेमिंग समझ रखी हो, सब कुछ आता है तैयारी पूरी होने में। तैयारी का मतलब जब आप पूरी तरीके से रेडी हो जाते हो। तो यहाँ पे आपने सब कुछ सोच तो रखा है, लेकिन आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं पे बंधी हुई है। आपको लग तो रहा है लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो रिवीजन की बात कही। अच्छा, रिवीजन किसका करोगे? जो आपको सब्जेक्ट लगेंगे कि ये सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है तो उसका रिवीजन ज्यादा करोगे, कि या उन सब्जेक्ट का करोगे जिसका वेटेज कम है? जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां पे आपको लग रहा है फोकस ज्यादा करना चाहिए। मुझे एक दीवार है, मान लीजिए कोई एक दीवार है, ठीक है।
इस दीवार को गिराना है। तो दो तरीके हैं गिराने के लिए। मैं एक एक ईंटा खोल सकता हूँ, एक एक ईंटा यहाँ ऊपर से एक एक ईंटा निकालता जाऊं, यहाँ पे हथौड़े मारता जाऊं और गिरती चली जाए। एक तरीका ये है, एक एक ईंटा निकाल रहा हूं। दूसरा मुझे समझ में आ जाए कि यार मैं नीचे से यदि इसको यहाँ से कमजोर कर दूं इसका, तो ये पूरा ऊपर का अपने आप गिर जाएगा, मुझे गिराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भाई यही तो होता है, कि यही तो आपकी रिसर्च है, यही तो आपको एक बार देखना होता है कि एग्जाम हॉल पे वेटेज किसका है। पहले उसको मैं फोकस कर लूं, उसको टारगेट कर लूं, उस पर काम कर लूं। तो जब तक ये चीज समझते 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 आपका बहुत डिले हो जाता है। तो 2023 और 2024 वाले जितने भी बच्चे हैं, एक बात दिमाग में बैठा लो, जब तक ये बात नहीं बैठाओगे तब तक बात आपको आएगी नहीं। 24 वालों को सिंपल सा क्या करना चाहिए और 23 वालों को क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे एक लिस्टिंग बना रहा हूँ और उसी हिसाब से चीजों को ध्यान में दे लेना और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को एक गति दे देना कि 23 वालों के लिए सबसे पहले वाले 23 वालों का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए पूरी तरीके से। यदि सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो उनको एग्जाम हॉल उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट सीरीज की तरह होगा कि आप टेस्ट में गए, बैठ के चले आए। दूसरा नंबर 24 वालों के साथ क्या है, 24 वालों को अभी से अपने पूरे सिलेबस को खत्म करने में लग जाना चाहिए नए सिरे से। नए सिरे से सिलेबस खत्म, इनका खत्म हो जाना चाहिए और इनको अपना सिलेबस खत्म करने की तरफ लग जाना चाहिए। ये 24 वालों के लिए है, यदि आपने 24 में निकालना है, यदि आपने 24 में काम करना है। दूसरा, इनको लग जाना चाहिए अभ्यास में। अभ्यास में डेली मॉक टेस्ट या सप्ताह में कम से कम 2 मॉक टेस्ट, कम से कम। डेली का मतलब होता है सप्ताह में 7, लेकिन मैं कम से कम 2 बोल रहा हूं, 3 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। एमसीक्यू लगाने चालू कर देना चाहिए। तीसरी चीज, ये अब देखो आप लोग सी सेट को क्या करते हो, ये आपके लिए सबसे नेग्लेक्टेड चीज होती है, सबसे नेग्लेक्टेड। आपको लगता है यार मैं सी सेट कर लूंगा, जीएस रट्टा मार लू, ये कर लू। यूपीएससी का उठा के देखो रिजल्ट, जिनका नहीं हो रहा, जो रह जा रहे हैं, उन्होंने सी सेट पे काम नहीं किया, उनका सी सेट सबसे बेकार रहा। सी सेट को लेकर वो सबसे ज्यादा उनके मन में उदासीनता का भाव रहा और उस उदासीनता के भाव ने उनको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो एक तो सी सेट बड़ा विषय है उनके लिए, अभी से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए सी सेट का। आप महीने के अंतिम महीने में नहीं कर पाओगे, अंतिम महीने में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। सी सेट अभी से करोगे तब जाके चीजें होंगी। मैथ, रीजनिंग, ये जितने भी विषय इनमें कमांड होनी चाहिए। आपको एक के भरोसे जाके सी सेट का 33% मार्क्स नहीं ला पाओगे, या आप हल्के में लोगे और फिर यही आपका सिलेक्शन रोक देगा। चौथा, इनको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए अभी से। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान, अभ्यास पे ज्यादा ध्यान। सिलेबस इनका कंप्लीट हो जाने के नजदीक होना चाहिए बिल्कुल। ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये भी इनको ध्यान देना चाहिए। इनका सिलेबस कंप्लीट होने की दिशा में होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए। अभी से आपको नए सिरे से तैयारी शुरू कर देना चाहिए अपने सिलेबस की। साथ साथ इनको भी रिवीजन करना चालू कर देना चाहिए। रिवीजन का जो मैंने रेशियो बताया उस पे भी इनको काम वैसे करना चाहिए, डेली बेसिस रिवीजन। रिवीजन ये नहीं कि 1 महीने बाद पढ़ लूंगा फिर रिवीजन करूंगा। जो पढ़ रहे हो उसे मजबूत करते चले जाओ, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, उसके मास्टर नोट्स बनाते चले जाओ। इनको एनसीईआरटी पे भी काम करना चाहिए 24 वालों को, कि एनसीईआरटी बुक बेसिक बुक है, एनसीईआरटी बुक भी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी पे काम करना चाहिए इनको। इनको डेली आंसर राइटिंग पे काम करना चाहिए अभी से, आंसर राइटिंग पे काम करना चाहिए अभी से। मैं भी प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए नहीं बोल रहा हूं, 24 वालों के लिए। ठीक है, 23 वालों को अभी से करंट अफेयर्स पे काम करना चाहिए। करंट अफेयर्स अब जितने भी वार्षिकांक आ जाते हैं उनमें से 1-2 वार्षिकांक लेके उनके करंट पे लग जाना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। यदि 23 देने जा रहे हो तो देखो सिलेबस कहां था। यदि सिलेबस बिल्कुल आपका सिलेबस यदि 40% कंप्लीट है, कृपया करके मत जाइए। आपका नहीं होगा इस साल, आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा। यदि अभी तक आपने वैकल्पिक विषय के
सिर्फ आपने वैकल्पिक विषय का चयन किया, उसके पन्ने नहीं खोले, उसके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे, उसमें उसके मॉडल आंसर नहीं लिखे, कृपया करके आप मत जाइए 2023 का एग्जाम देने। आपको एग्जाम नहीं देना चाहिए 23 वाला, आपको 24 में स्विच कर देना चाहिए। जिनका सिलेबस 80% अभी तक कंप्लीट हो गया है, वैकल्पिक विषय में मॉडल आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, वैकल्पिक विषय के साथ साथ वो, तो उनको 23 के लिए अभ्यास करना शुरू कर देना चाहिए, सी सेट पे काम करना चालू कर देना चाहिए, रिवीजन पे आ जाना चाहिए। रिवीजन कोर सब्जेक्ट का पहला करना चाहिए। कोर सब्जेक्ट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा कोर सब्जेक्ट समझा देता हूं। जिन सब्जेक्ट से प्रश्नों की प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे आईएएस के लिए, आईएएस में जो भी क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड होते हैं, मतलब आईएएस का पूरा पेपर बहुत अच्छी टीम बनाती है और वो जिस तरीके से समसामयिक मुद्दों को साथ में जोड़ती है। अब आईएएस के लिए कोर सब्जेक्ट मुझसे पूछेंगे तो सबसे पहला कोर सब्जेक्ट करंट अफेयर्स है, पहला कोर सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। आईएएस यदि 2023 देना है, 24 देना है, उसके लिए भी यही लिख लो। जब वो सब्जेक्ट करंट के साथ ही जुड़ करके चलता है, करंट के साथ इन्वायरमेंट आपका जुड़ जाएगा। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी से तो अब थोड़ा प्रवृत्ति कम हुई है, बट इन्वायरमेंट से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछता है। साइंस टेक से क्वेश्चन खूब भर भर के पूछता है। विज्ञान में प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आते हैं। आईआर से क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी भी आपका एक अच्छा कोर्स सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री भी अभी बन गया है। अभी कुछ समय से हिस्ट्री में भी यूपीएससी में क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। बाकी करंट करोगे तो इकोनॉमी भी आपका वहीं से निकल जाएंगे क्वेश्चन। बस इतना भी हो गया तो भी आपको कितने लाने, 64-65 क्वेश्चन आपके सही हो जाने चाहिए। वहां पे कट ऑफ बहुत ज्यादा इसीलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 92 कट ऑफ जा रही है, 87 कट ऑफ जा रही है, तो क्या है, खुद सोचिए, 87 87 कट ऑफ गई आपकी यूपीएससी में। 50% से कितना कम होती है कट ऑफ। तो ऐसे में हमें पहले तो अपने सिलेबस का स्तर अभी बताइए। आप में से जितने लोग मुझे लाइव है या कमेंट में मुझे बताइए कि आपने कितने परसेंट अपना सिलेबस कवर कर लिया है, कितने परसेंट आपका सिलेबस हो गया है। बताइए कितने परसेंट सिलेबस कवर कर लिया है जो 23 में एग्जाम देने जा रहे हैं। ये चीज बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के बताओ। क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अभ्यास करने शुरू कर दिए? क्या सी सेट का अभ्यास चालू कर दिया? क्या कोर्स सब्जेक्ट का रिवीजन शुरू कर दिया? क्या करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज पे काम? ये 5 चीजें कर लेंगे, आपको कोई डर नहीं लगेगा। और अभी भी 100 दिन है। यदि आपने सिलेबस का काफी हिस्सा कवर कर रखा है तो निश्चित तौर पे बाकी पे काम कर लीजिए, अभ्यास पे काम करिए। सी सेट में कुछ मत करिए। अभी जैसे हमने जो टेस्ट सीरीज आपको दी है, उस टेस्ट सीरीज में सी सेट के प्रीवियस ईयर पूरे पेपर है। यदि पूरे पेपर का आप हल करके उनका एक्सप्लेनेशन देख ले, सभी का एक्सप्लेनेशन है, तो भी सी सेट आपका मजबूत हो जाएगा। तो सी सेट पे आपको काम यदि करना है तब हो पाएगा, तब चीजें होंगी। 70% सिलेबस, 75% सिलेबस। सोनू सिंह जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने कहा सर मेरा यूपीएससी सीएपीएफ में हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ा एग्जाम होता है सीएपीएफ का भी, यूपीएससी का। चलिए बहुत बढ़िया बेटा। सीएपीएफ भी यूपीएससी पैटर्न पे ही एग्जाम है, थोड़ा सा डिफरेंट है वो। उसमें एक फिजिकल का भी सेगमेंट होता है और दूसरा आपका उसमें एस्से का, इंग्लिश में और हिंदी में एस्से का एक सेगमेंट है। बाकी लगभग यूपीएससी तर्ज पे होता है। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बाकी जो लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है। मोनी प्रिया जी करें सर अभी मेरा प्री कंप्लीट हो रहा है, हुआ है। तो अब ये चीज आप समझ लो। देखो केवल प्री हुआ है, मेंस का एक भी टॉपिक नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। 23 दोगे तो जाके बस आप आएगा टेस्ट सीरीज जाना। उम्मीद मत करना कि फाइनल लिस्ट में आ जाओगे, नहीं, दुख बहुत होगा। बस इतनी सी बात कर रहा हूँ। वो फिर बाद में आप मानते नहीं हो, बाद में लगता है यार मैंने कितने अटेम्प्ट दे दिए। अरे बिना तैयारी के अटेम्प्ट दिए हैं, पहली बात तो यही है। हारना तो था ही, आपको पता तो था ही, आप मान तो रहे नहीं थे। तो तैयारी करके जाना है। सीडीएस बेटा अलग है, सीडीएस और सीएपीएफ दोनों अलग है। सीडीएस और एनडीए आपका ये अलग सेगमेंट है, एसएसबी के थ्रू है। और सीएपीएफ आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होती है, अर्धसैनिक बल या केंद्रीय सशस्त्र बल, उनसे जुड़ी हुई जॉब है। ठीक। तो
आपका जो है यहाँ पे पहले तो 23 वालों को इन चीजों पे अपना मूल्यांकन करना है और इन पे काम करना है। अब इस पे बहुत सारी चीज बताने की जरूरत नहीं है, आप डेली का एक मॉक टेस्ट दीजिए, आराम से दीजिए, क्या दिक्कत है, चाहे आईएएस का हो यूपीपीसीएस का हो। और ये मॉक टेस्ट हमने आपको अब लेबल भी करा दिए हैं, सारे के सारे मॉक टेस्ट आपके एप्लीकेशन में हमने दे दिए। दूसरा, 24 वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको चाहिए कि आप पूरा अपने सिलेबस पे लग जाओ, नए सिरे से एनसीईआरटी भी पढ़ो, रेगुलर आंसर राइटिंग करो, डेली एक क्वेश्चन आपको करना है, और जो कुछ भी पढ़ो उसका रिवीजन। जब आप सिलेबस पढ़ोगे, 2 सब्जेक्ट आप सिलेबस में अपने उठा लो, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, 2 सब्जेक्ट उठा करके आपको पढ़ना है। 2 सब्जेक्ट, एक प्री का सब्जेक्ट, एक मेंस का सब्जेक्ट, और रेगुलर इसे पूरा करते हुए चलना है, रेगुलर रिवीजन करते हुए चलना है। जो भी पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, जो पढ़ रहे हो डेली का रिवीजन करो। डेली का रिवीजन करते ही वो आपका हमेशा का होना चालू हो जाएगा, भूलने की बीमारी खत्म हो जाएगी। जो कह रहे हैं मुझे भूलता बहुत है, वो रिवीजन नहीं करते, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। एनसीईआरटी आपको रेगुलर पढ़ना है, आंसर राइटिंग आपको रेगुलर करना है। बस ये 24 वाले 4 चीजें अपना ले और 23 वाले ये 5 चीजें अपना ले, ठीक है। यदि ये इतना कर ले तो मुझे लगता है कि बड़े इत्मीनान से 23 वाले भी अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, यदि उनका सिलेबस में कमांड हो चुकी है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो रिवीजन ही तो करना है, लेकिन अभी भी वो आंसर राइटिंग करें। जब तक आपके 45 दिन शेष ना रह जाएं, तब तक आपको लिखना है रेगुलर। और जैसे ही आपका प्री कंप्लीट हो जाता है, प्री दे करके आते हो, आपको शाम तक में पता चल जाएगा आपका होगा कि नहीं होगा। यदि आपको लग रहा है कि आपका हो रहा है, फिर आंसर राइटिंग पे लग जाओ उसी गति से, क्योंकि सारा खेल मेंस का है। ये बात तब पता चलेगी जब आप मेंस जाके लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अंकिता जी कह रहे हैं सर, यूपीएससी में घटना चक्र कितना लाभप्रद है। देखो, यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, यदि पिछले साल के प्रश्नों को देखना है तो घटना चक्र के माध्यम से पिछले साल के प्रश्नों को आप देख सकते हो, समझ सकते हो उसमें कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन आप इस मानसिकता से सोच रहे हो, भाई वो जो क्वेश्चन पूछे गए वो भी तो आपके सिलेबस का हिस्सा है, यदि आप उनको पढ़ोगे उससे भी तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा कुछ हिस्सा। तो पिछले साल के प्रश्नों का संकलन है कि पिछले सालों में क्या चीजें हुई, और उसी से आपका सिलेबस का एक हिस्सा भी तैयार हो रहा है। तो एक बार पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ लो, साथ ही फिर आपको एडवांस बुक पढ़नी पड़ेगी। विदा एडवांस बुक के काम नहीं होता है, एडवांस बुक में डिटेल से चीजें होती हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो देखो, ओवरऑल जो मेरा आज का सिनेरियो ये था कि आप लोग जो आपके मन में भटकाव है ना चीजों को लेकर के, स्पष्टता नहीं है कि यार 23 में एग्जाम देने तो जा रहे हैं, लेकिन ना तो सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट है, ना तो आप अभ्यास कर रहे हैं, ना तो आपका सीसेट अच्छा है, ना तो आप रिवीजन कर पा रहे हैं, करंट अफेयर्स में भी काम नहीं कर पाए, तो कर पे करके कोई फायदा नहीं है, सब बेकार है। और 24 वालों को लग रहा होगा कि टाइम बहुत ज्यादा है, तो ये आने में कब समय नहीं लगेगा। अभी से आपको सिलेबस का एक एक हिस्सा, भी इनके अंदर दबाव बन रहा होगा जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो अभी से अपने वैकल्पिक विषय से लेकर, रिवीजन से लेकर, एनसीईआरटी से लेकर, आंसर राइटिंग से लेकर अभी से काम करना चालू करोगे, तब जाके 24 आपका एक सिलेक्शन ईयर में तब्दील होगा। आपको सिलेक्शन ईयर बनाना है अपना, कि जिस ईयर आप सिलेक्ट हो पाओ। ये नहीं कि इस साल अटेम्प्ट देना है, इस साल ये जोड़ना है, ये मेरा सिलेक्शन ईयर है। जब इस मानसिकता के साथ तैयारी शुरू करोगे, तब आपको वो चीज महसूस होगी, उसका महत्व महसूस होगा, ठीक है। तो ये जो है मेरी आप सभी से सलाह है। और अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए जो आप लोगों के मन में अभी चल रहा हो, कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या समस्याएं, मैं सबका एक एक सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग के कोई क्वेश्चन हो तो आप भी बताएं, फिर इसके बाद हम आते हैं। हाँ, और कुछ मन में और कुछ चल रहा हो, दुविधाएं चल रही हो, और कुछ आपके मन में हो। देखो, करंट अफेयर्स में कई तरीके हैं, बहुत सारे बच्चे न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, मैं न्यूज़पेपर को गलत नहीं कहता। यदि मुझसे कोई यदि पूछे कि सबसे अच्छी आदत क्या होती है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे अच्छी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ना। मतलब जो बच्चा, जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ के, कोई मुझसे कहे सुबह उठ के ब्रश करना सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज, मैं कहूंगा सब कुछ मत करो, न्यूज़पेपर पढ़ लो, उससे बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता।
क्योंकि न्यूज़पेपर आपको क्या करता है, देश दुनिया से तुरंत अवेयर कर देता है। अब न्यूज़पेपर में खबरें होती हैं, खबरों के और भी माध्यम हो सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर माध्यम बनाना है, हमें हमें अपडेट होना है, मुद्दा है अपडेट होने का, अब वो माध्यम कोई भी बना लो, आप न्यूज़पेपर बना लो, या फिर जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ तो मेरा शुरुआत मेरी होती है संसद टीवी का जो रात में 8 बजे वाला न्यूज वाला एपिसोड आता है, हिंदी में आता है, सुबह सुबह उठते ही वो चालू हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है, वो बजना शुरू हो जाएगा, वो प्ले होना चालू हो जाता है, उठते ही मैं पहले उसी को प्ले कर देता हूँ, चाहे मैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास वो प्ले हो जाता है आपका, और फिर उसके बाद उठ के वो तब तक जब तक मैं, और उससे क्या होता है आप सोचो दिन की शुरुआत कैसी हो रही है, दिन की शुरुआत अपडेशन से हो रही है, आप अपग्रेड, तो जब आप एक आदत आपको बनानी पड़ेगी कि डेली का डेली अपडेट हो जाओ, तो कोई एक न्यूज का देख लो रिसोर्सेज, संसद टीवी बहुत अच्छा रिसोर्स है आपके न्यूज का, इतनी ऑथेंटिक न्यूज आपको वहां पे मिलती है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर एक एप्लीकेशन मेरे फोन में रहता है, इनसॉर्ट करके रहता है, इनसॉर्ट आप लोगों ने भी यूज किया हो, नहीं किया हो मुझे नहीं पता, इनसॉर्ट एक एप्लीकेशन, उसमें बहुत कम टाइम पीरियड पे खबरों को आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, भी ऑथेंटिक है, उसमें भी न्यूज बहुत अच्छी आती है। तो मतलब या तो न्यूज़पेपर, फिर एटलीस्ट यदि टाइम मिल पा रहा है तो न्यूज़पेपर, किसी दिन मैं न्यूज़पेपर देख पाता हूँ, किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं देख पाता हूँ, बट आपको अपडेट रहना सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप अपडेट रहिए। तो पहले तो डेली का एक आपके पास कोई ना कोई, या AIR FM गोल्ड की न्यूज आती है, सबसे बढ़िया चीज की आप उसको सुन लो, AIR FM की उसका ऐप आता है, उस ऐप में डालिए, डेली समाचार संध्या आती है, समाचार संध्या सुन लीजिए, वो 15 मिनट में आपको अपडेट कर देगा। अब कुछ ना कुछ तो आपको एक आदत बनानी पड़ेगी जो आपको अपडेट कर दे पूरे दिन के लिए, तो ये आदत आप न्यूज़पेपर से बना लो, आप AIR FM गोल्ड से बना लो, लेकिन अब आप सोचो कि नहीं नहीं मैं कोई कारपोरेट चैनल देखूंगा, कि मैं आज तक देख लूंगा, मैं ये देख लूंगा, मैं जी न्यूज देख लूंगा, मैं इंडिया टीवी देख लूंगा, मैं न्यूज 18, नहीं नहीं जाना इनमें, आप यूपीएससी का कंटेंट नहीं पाओगे यहाँ पे, यहाँ पे आपको सनसनीखेज खबरें मिलेंगी, वो फटाफट हैंडेड का शतक वो आपकी यूज की नहीं है। आप इस बात को समझ, जो आपकी यूटिलाइजेशन की चीजें वो संसद टीवी पे आपको मिल जाएगी, आपको सिविल से ऐसे ही आपको लेमैन की तरह की कोई फालतू की डिबेट में आप फंसे हुए हो, वहां पे हिंदू मुस्लिम से जुड़े हुए मुद्दे चल रहे हैं, वहां पे इससे जुड़े हैं, उन सब पे मत फंसो, उन सबको मत देखो, वो टाइम वेस्टिंग चीज है, वो सनसनीखेज है, वो आपके एग्जाम से जुड़े हुए, ना तो एग्जाम में पूछा जाएगा और ना उनका कोई रिलेवेंसी है, वो सिर्फ टीआरपी के लिए चीजें चल रही हैं। तो आपको पहले ये समझना है कि आपका भला किसमें, पहले तो आपको करंट को लेकर के एक न्यूज का कोई ना कोई सेगमेंट, चाहे वो AIR FM गोल्ड सुन लो, ठीक है, बहुत अच्छा आता है उनका, और या फिर आप संसद टीवी का कोई भी एपिसोड उठा, जो न्यूज वाला आता है उनका, एक सुबह का भी आता है, एक शाम का, शाम वाला दिन भर की खबरें आपकी सुबह उठते ही चला लो, रात में सुन के सो जाओ, जो आपकी इच्छा, सोने से पहले भी सुन सकते हो उसको, या न्यूज़पेपर आपको सुबह सुबह मिल जाता है, न्यूज़पेपर 15-20 मिनट, ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में पूरा दिन टांग दिया कि मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ पूरे दिन, यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है, तो फिर पूरे दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे, उसमें फिर हर खबर पढ़ोगे, फालतू चीजों में भी टाइम बहुत जाएगा आपका। न्यूज़पेपर में भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि क्या कंटेंट, किसी किसी दिन का पूरा न्यूज़पेपर आपके काम का नहीं होता है, किसी किसी दिन की पूरी खबर आपके काम की नहीं होती है, तो एक तो आप ऐसा कि जो डेली बेसिस आपको अपडेट कर सके, एक ऐसा रिसोर्स चुन लो। दूसरा रिसोर्स आपको क्या चुनना चाहिए, एक रिसोर्स ये हो गया, दूसरा रिसोर्स एक मंथली मैगजीन, करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन, एक मैगजीन हम ऐप में आपको देते हैं, चक्रव्यूह करंट अफेयर्स मैगजीन। इसके अलावा आप भी कोई ना कोई पढ़ते ही होगे ना, आप क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स टुडे पढ़ रहे हैं, आप कोई एक घटना चक्र की पढ़ रहे हैं, आप जो है स्पीडी की पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई जो आपका स्टेट पीसेस के हिसाब से जरूरी है। बहुत सारे लोग विजन 365 पढ़ते हैं, इनसाइट ऑफ इंडिया की साइट से पढ़ते हैं, आप जहां से भी करंट का एक मंथली मैगजीन, एक मंथली रिसोर्स आपको पढ़ना चाहिए, बस ये आपको दिमाग में बैठा, जब आप ये कर लोगे काम आपका हो जाएगा। तो करंट का रिजॉल्व है एक मंथली मैगजीन, एक डेली जो आपको अपडेट कर सके, बस इतने में कितने बड़ा वो है। 50 सोर्स मत कर लेना कि मैं FM गोल्ड भी सुन लूंगा, मैं संसद टीवी भी सुन लूंगा, मैं, आप शेषनाग बनने की कोशिश मत करना कि पूरा मैं ही उठा लूंगा ब्रह्मांड, एक एक रिसोर्स पे पढ़ना है, कोई एक रिसोर्स जो डेली का आपको कंटेंट आपका अपडेट कर, ठीक है।
तो पहले तो ये आपको समझ में आ जाना है, समझ जाएं कि नहीं? ठीक है, फर्स्ट थिंग ये। दूसरा, जीएस में आपके पास सिलेबस है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की एक बुक है, यदि क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस हैं, सब कुछ है आपके पास, आपको सब पता है। बुक किट में मैंने इतनी बार किताबें बता दी, इतनी बार मैंने एनसीईआरटी की बुक्स बता दी, अब उनको पढ़ना है, एनसीईआरटी की रीडिंग खुद करना है। टेस्ट सीरीज आपको लगाना है, टेस्ट सीरीज 1000 अवेलेबल है मार्केट में, टेस्ट सीरीज आपको ऐप में अवेलेबल करा दी गई है। टेस्ट सीरीज के लिए आपको कहीं परेशानी नहीं होना है, हर तरीके से इतनी डिटेल्ड टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दी गई है। अब आप उसको करो, कंप्लीट करो, आपके ऊपर है आप करना चाह रहे हो कि नहीं करना चाह रहे हो। और नहीं, आप आज की चीज कल में, कल की चीज परसों में ऐसे ही टालते रहोगे तो टालते रहेंगे, बस कोई फायदा नहीं होगा आपका, आप ऐसे ही परेशान रहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है, अविनाश मिश्रा जी पूछ रहे हैं बिना सिलेबस कंप्लीट किए हुए टेस्ट सीरीज लगाना चाहिए क्या? मैं एक चीज बताऊं, सिलेबस कंप्लीट करने में चले जाओगे तो लग जाएगा 2 साल। टेस्ट सीरीज क्या है ना, एक अभ्यास है। किस चीज का अभ्यास है? टेस्ट सीरीज में कितनी चीजों का अभ्यास होता है? एक समय का अभ्यास होता है, आपका टाइमिंग का अभ्यास होता है कि आप एक सर्टेन टाइम पे पेपर के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मैं कह रहा हूं पेपर में यदि कुछ नहीं आता हो, आपको कोई ऐसा पेपर मिल जाए जिसमें आपको कुछ नहीं आता हो, कितने क्वेश्चन हल करोगे? कितना घंटा लगेगा उस पेपर को सबमिट करने में? वो पेपर सबमिट करने में मुश्किल से 15-20 मिनट, आधा घंटा, सबसे कम टाइम तो उसी को लगेगा ना। किसी पेपर में सब कुछ आता हो, उसको सबमिट करने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है उसमें 2 घंटे भी लग जाए पूरा का पूरा, क्योंकि सब आता है तो पूरा करना है, सारे पेपर गोले करने, सब कुछ वो भरना है। तो यहां तो यही समझना है ना कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आता था, नहीं आया, लेकिन ये पढ़ा हुआ है, ये नहीं आया मुझको। क्या लगता है एग्जाम हॉल पे 100 में 100 क्वेश्चन आते हैं सबको? सारा पढ़ लोगे तब भी 100 में 100 कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, वहां पे भी जाके छोड़ने पड़ते हैं ना क्वेश्चन। इसलिए पहले ये कंफ्यूजन हटाओ कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब टेस्ट लगाऊंगा। सिलेबस जब आपका कुछ 2-4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आपको टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर देना चाहिए। तभी मैंने अभी 24 वाले बच्चों को टेस्ट सीरीज तुरंत नहीं बताई कि टेस्ट सीरीज अभी से लगाना चालू कर दो। जब आप अपने सिलेबस का 50% हिस्सा खत्म कर डालना, 2-3-4 सब्जेक्ट खत्म कर डालना, फिर टेस्ट सीरीज में उतर चालू हो जाए, टेस्ट सीरीज चालू कर देना। टेस्ट सीरीज अभ्यास का विषय। कुछ लोगों को लगता है आंसर राइटिंग हम तब करेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अरे बेटा, तब तक सब भूल चुके होगे, सब भूल जाएगा फिर। इसलिए इंतजार मत करो कि अभ्यास बाद में करेंगे, अभ्यास साथ साथ करेंगे। इस मानसिकता के साथ आपको तैयारी शुरू करना। तो बिना सिलेबस कंप्लीट किए भी आप अपने, भाई कोई क्वेश्चन है आपने पढ़ा, आपको नहीं आया, ढूंढो ना फिर उसको, कमियां जो निकले उसका सुधार करो ना। बस ये वाली बात है, जब तक ये नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, अनिकेत रावत जी, आपकी जो समस्या है वो आप पूछिए, आप यहाँ पे अन्यथा चैट मत करिए। हाँ बताए। हाँ देखिए, बिहार में क्या है, बिहार में 4 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होते हैं। करंट एक बड़ा सब्जेक्ट है, करंट से क्वेश्चन बिहार में, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार के बच्चे इतना पढ़ डालते हैं, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, इतिहास भी रटे होते हैं, साइंस भी, इस बार थोड़ा साइंस साइंस में भी काफी काम किया होता है, बट वो करंट पे काम कम करते हैं, मतलब करंट उनका थोड़ा वीक रह जाता है दूसरों की अपेक्षा। हाँ क्या था क्वेश्चन? देखो, जब आप शुरू करना है आपको, तो पहले आपको ये समझना है कि मेंस में क्या क्या चीजें हैं। 2 पेपर है, वहां पे जाके लिखना है, 38 मार्क्स का है, आपको 400-500 शब्दों में लिखना है। तो दिमाग में जब भी बच्चा 2024 और 69वीं के लिए तैयारी कर रहा हो या अगले के लिए, तो पहले आपके दिमाग में चलना चाहिए मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा, तभी मैंने आंसर राइटिंग लिखा है यहाँ पे टेस्ट नहीं लिखा है। आपको पहले मेंस को कवर करना है। जब आप 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप मेंस की तैयारी करिए, प्री अपने आप हो जाएगा। 23 में वालों को अब प्री में लग जाना है, ये एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, सी सेट लगाएंगे, जो पढ़ रखा है उसका रिवीजन करेंगे, करंट अफेयर्स करेंगे। तो ये 4 चीजें तो केवल प्री की बता रहा हूं मैं आपकी। तो पहले मेंस का सिलेबस पहले कवर करो। मेंस का सिलेबस ही सबसे बड़ी लड़ाई है, सबसे बड़ा युद्ध है। तो चाहे पॉलिटी हो,
चाहे वो हिस्ट्री हो, सब मेंस ओरिएंटेड करके पढ़ना है। और बीपीएससी में क्या है ना, टॉपिक भी आपके बहुत ज्यादा स्पष्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि टॉपिक भी बहुत ज्यादा, वो मेंस में भी क्लियर है टॉपिक, इस टॉपिक पे ही आपको आंसर राइट करना है। अभी हम आंसर राइटिंग की क्लास चला भी रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग की, आपको करना चाहिए। वहां पे स्पेसिफिक वही वही टॉपिक है कि आएगा तो संथाल विद्रोह से आएगा, बिरसा मुंडा जी से आएगा, वो आ रहा है तो राज्यपाल की शक्तियों से पूछ रहा है, मतलब वहां पे टॉपिक फिक्स है, उन्हीं को रिपीटिशन। तो उन्हीं पे यदि 50 टॉपिक निकल आते हैं, 60 टॉपिक निकल आते हैं, उन टॉपिक को आंसर राइट कर लिया जाए और अपनी भाषा में लिखा जाए, तो आपको वही तो करो। पहले एग्जाम की डिमांड आपको सही समझ दी हो गई तो उसी पे अभ्यास करिए, उसी पे प्रैक्टिस करिए, क्या समस्या है? मतलब पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हैं, हाँ, तो उसमें मतलब 10 टॉपिक तो मतलब शुरू से उस पर फोकस करना पहले पहले वो टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है जो टॉपिक ज्यादा मेन है। लेकिन अब आपको लग रहा है कि यार इंटरलिंक इससे नहीं बनेगा, तो पहले वो चीजों को फोकस करिए। देखो पॉलिटी है, पॉलिटी क्या है, इतने सारे आर्टिकल है, इतने सारे अनुच्छेद हैं। पहले क्या करो, जब सिलेबस को समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, तो जैसे बुक आपने ले ली, बुक में उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लो, ये ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक है, वहां पे टिक मार्क लगा लो, ये टॉपिक, ये चैप्टर मुझे ज्यादा फोकस करके पढ़ने। समझ रहे हैं बात? कभी भी कोई भी एग्जाम है आपका, जो भी एग्जाम है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पहले घटना चक्र पढ़ो, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा के पढ़ लो। क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे आइडिया लग जाएगा कि आपको, तभी टेस्ट सीरीज में भी मैंने पीवाईक्यू पूरे ऐड करवाए कि पिछले 10 साल के बच्चों को पीवाईक्यू मिल जाए टेस्ट सीरीज, एज ए टेस्ट सीरीज, ताकि वो हल करें तो उनको एक आइडिया लगने लग जाए। तो पहले पिछले साल पे जब फोकस कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहाँ यहाँ पे ज्यादा ठोकर मारनी है, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक पढ़ना पूरा है, छोड़ के कुछ मत जाओ, आयोग ने कहीं और से पूछ लिया तो तब क्या करोगे? तो पढ़ना पूरा, पर फोकस ज्यादा किस में करना है, आंसर राइटिंग किस पे ज्यादा करना है, जो ज्यादा चीजें पूछी जाए उन पे ज्यादा आप काम करो। ठीक है, तो ये शुरू से ही ये करना है। हाँ शुरू से करना है, शुरू से ही करिए। लेकिन जो टॉपिक जहां पे लग रहा है ज्यादा नहीं पूछ रहा, उस पर ज्यादा फास्ट होके बढ़ जाइए, जिस पे ज्यादा पूछ रहा है उस पर रुकिए और उस पर आंसर राइटिंग भी करिए। हाँ। जैसे कि 2023 के लिए जितने बच्चे थे, तो करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट उसमें बना है, मंथली वाइज बना है, मंथली वाइज एक एक मंथ का क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद उसका जो भी गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनर देख लें, उतना करंट अफेयर्स अभ्यास वो तो टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में है ना, तो आप टेस्ट सीरीज, हाँ टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर्स तो आपका मंथली करंट अफेयर्स हमने टेस्ट सीरीज में आपको दिया है, तो आप उससे अभ्यास करिए। लेकिन आपको एक टेस्ट सीरीज के लिए 2023 के लिए आपको एक मंथली में वो जो ईयरली आपका राउंड अप आएगा, ठीक है। यदि यूपी पीसीएस दे रहे हो तो आपको घटना चक्र का आ जाएगा और परीक्षा मंथन लक्ष्य का आ जाएगा, इनमें से कोई एक मंथली राउंड अप पूरा अच्छे से पढ़ना है, फिर एक दो बार रिवाइज करना है, फिर जाना है। नहीं तो मेरे मास्टर वीडियो आ जाएंगे, कम से कम मैं 4-5 मास्टर वीडियो दे दूंगा इससे पहले। इस बार थोड़ा सा, इस बार आप लोगों के लिए काम हम बहुत नए सिरे से कर रहे हैं और बहुत डिटेल से कर रहे हैं। मैं मास्टर वीडियो इस तरीके से आपको अवेलेबल करा देंगे हम। अभी बायो का आपका आने वाला है, उसको हमने नाम चेंज किया है, वो राविंद्र सर आपको दे रहे हैं, उसकी श्रृंखला आएगी सर्वश्रेष्ठ वीडियो के नाम से। वो लगभग आपकी एक पूरी नई श्रृंखला आएगी, वो सारे सब्जेक्ट कराएंगे, मैं सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। लेकिन अभी हमने डिवाइड किस तरीके से किया है कि पहले आधे सब्जेक्ट वो करवा रहे, आधे सब्जेक्ट मैं करवा रहा हूं, फिर इसके बाद तब तक हमारे दोनों को जोड़ दोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है इस बार 23 और 24 वालों के लिए कि सारे के सारे सब्जेक्ट का हम रिवीजन करा रहे हैं। उसमें पीवाईक्यू भी डालेंगे, मेंस ओरिएंटेड भी कर देंगे उसको, मतलब इन डिटेल। तो एक तो ये है रिवीजन का एक तरीका आपके पास। दूसरा, आप एक करंट अफेयर्स में मैगजीन जरूर आपको करना है जो ईयरली होगी, बस ईयरली मैगजीन कर लीजिए, टेस्ट सीरीज से उसका अभ्यास कर लीजिए, टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, साथ साथ आप जो है मास्टर वीडियो कर लीजिएगा 3-4, मैं गारंटी देता हूं कि आपका हो जाएगा। करंट से एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा, इसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। करंट और जीएस में भी हम इतना काम अभी कर देंगे कि जीएस में भी आपका हो जाएगा। ठीक है, घटना चक्र की मैगजीन आएगी, लक्ष्य की मैगजीन, ये दो तो करनी एडिशनल है, ये आपको करके जाना। ऑप्शनल में बेटा ये कौन है, रीना कुमारी जी कह रहे सर इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेकर के तैयारी कैसे करें। देखो इकोनॉमिक्स जिसका कमजोर है, जिसको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती, इकोनॉमिक्स की पूरी क्लासेस, एक पूरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आजाद इस एकेडमी ऐप में, आपको पूरा सब्जेक्ट मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको भी जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी जाकर जुड़ सकते हो। उस सब्जेक्ट में मैंने बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ाया है।
अभी आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे आएगा, हम इसका एक अलग से एक वीडियो पूरा मास्टर वीडियो टाइप में बना के आपको ये भी दे देंगे। उसमें पूरा पिछले साल का बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, इस साल का भी यहाँ पे मिल जाएगा। मोनी प्रिया करें सर ऑप्शनल में कंफ्यूजन है। ऑप्शनल के लिए मेरा एक वीडियो पड़ा है कि वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, उसको समझिए और वहां से अपने कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। इकोनॉमिक्स का बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपका आ जाएगा टाइम से, ठीक है। और बाकी जो है इकोनॉमिक्स की जो क्लासेस हैं वो क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म पे मिलेंगी और वो आजाद हिंद एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेंगी। संजीव मौर्य जी, नहीं बेटा, दोनों का अलग है। अविनाश मिश्रा जी, बीपीएससी का आंसर राइटिंग यूपीएससी के आंसर राइटिंग के साथ नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये ध्यान रखना। दोनों का अपना अलग अलग ही महत्व है। बीपीएससी अलग चीज है और यूपीएससी अलग चीज है, इसलिए बीपीएससी का आंसर राइटिंग अलग करना पड़ेगा और यूपीएससी का अलग करना पड़ेगा, ठीक है। एक साथ नहीं हो सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि वो एक साथ चीजों को देखते हैं, यहां तक कि यूपीपीसीएस का अलग है और यूपीएससी का अलग है, तो दोनों के पैटर्न पे अंतर है, उस चीज को ध्यान रखना है। हाँ, यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगा वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें। नहीं, पर डे करंट अफेयर्स के नोट्स मत बनाओ, मंथली मैगजीन ये काम करके आपको देती है। आपको बस अपडेट रहना है, आपको बस पर डे के हिसाब से समझना है कि आज क्या घटनाक्रम हो रहा है, और एक आदत बना लेनी है कि सुबह उठते ही करंट अफेयर से अपडेट हो गए, ये रात में सोने से पहले पूरे दिन से अपडेट हो गए। बस इतना सा आदत बना लेनी है और इस आदत को रेगुलर वो करना है। देखो, अभी सिलेबस कंप्लीट करना है। अभी चाहिए कि जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो मेंस के भी एक सब्जेक्ट को लेकर चले, वो अभी भी आंसर राइटिंग करें। मेंस के एक सब्जेक्ट, केवल प्री पर फोकस ना हो। यदि केवल प्री पर फोकस होंगे तो समस्या होगी, ध्यान रखिएगा। आपको साथ साथ मेंस को भी लेकर अभी चलना है। मेंस आप पूरे मार्च तक लेकर के चलिए, फिर अप्रैल से आप प्री पे ही लग जाइएगा, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन में यहां पे समाप्त करूंगा। दीक्षा शर्मा जी करें सर सिलेबस के वीकली टारगेट वीडियोस नहीं आ रहे। देखो, आपका पूरा सिलेबस भेज दिया गया, पहली बात पूरी वीडियो क्लासेस भेज दी गई हैं। जहां पे आपका रही बात वीकली टारगेट की, तो वीकली टारगेट मैं आपके अभी अपडेट करा दूंगा। पिछले कुछ दिनों से आपके वीकली टारगेट नहीं आए हैं तो वो भी आपके आ जाएंगे। बट आपका पूरा सब्जेक्ट भेज दिया गया है, आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चलिए। 2 सब्जेक्ट आप कोई भी, एक प्री का और एक मेंस का, यदि फाउंडेशन बैच में है तो। मानसी शुक्ला जी, मैंने ऑप्शनल के लिए बता दिया कि वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे करें, इसको लेकर के मेरा एक पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करें? आफ्टर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करें और एग्जाम की तैयारी करें। अब एग्जाम यदि ग्रेजुएट हो चुके हो तो एग्जाम यदि देना है तो एग्जाम पे लग जाइए, और पीजी जरूर करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मत छोड़िए, उसको भी साथ में आप करते रहिए। जेपीएससी का आंसर राइटिंग यहाँ पे नहीं होगा, वो जेपीएससी के चैनल पे होगा, लेकिन अभी जेपीएससी को लेकर थोड़ा सा एग्जाम का हमें जानकारी मिल जाए, फिर हम जेपीएससी का स्टार्ट कराएंगे। हाँ, मेंस आंसर राइटिंग में मैं भी आपको मिलूंगा जल्द ही, 1-2 सेशन में मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा मेंस आंसर राइटिंग के। वैसे मेंस आंसर राइटिंग सही हो रही है, सही से करा रहे हैं सर, अच्छे से करा रहे हैं ना। तो मेंस आंसर राइटिंग में क्वेश्चन जितने भी हैं, क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं सारे के सारे, थोड़ा सा नए टाइप के क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे, और अभी उनमें से कुछ क्वेश्चंस के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगा। 1-2 क्वेश्चन अभी बीच में आऊंगा मैं, तो उस दिन फिर समझा जाएगा कि क्या इंप्रूवमेंट है। कॉपियां सबकी चेक हो रही है मेंस आंसर राइटिंग के बैच में? कॉपी सब लोग चेक करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं? हाँ, चलिए ठीक है, सबकी कॉपियां भी चेक हो रही होंगी। हर सैटरडे को आप लोग का एक लाइव सेशन भी उसमें ग्रुप के अंदर होता है, आज भी हुआ होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए फिर किसी दिन मिलेंगे आंसर राइटिंग के सेशन में भी, और आप लोग करिए आराम से। क्लासेस को लेकर मैं खुद देखता रहता हूँ आप लोगों का, तो कोई समस्या नहीं है। जहाँ पे कोई गड़बड़ होगी वहां पे उस पर सुधार हम करेंगे, बट अभी हम बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज कर रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यूअस रखिए,
जल्द ही आपका करंट अफेयर्स का मास्टर वीडियो भी आने वाला है, तो मास्टर वीडियो को भी आप लोग देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर का मास्टर वीडियो आप लोगों ने देखा सभी ने, ठीक है। अभी आर्ट एंड कल्चर का नेक्स्ट